अब इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे उसे बरसों से इंतज़ार हुआ था। ऑब्जेक्टिव था दाऊद इब्राहिम को दुबई में एलिमिनेट करने का, कत्ल करने का। और जानते हैं इस प्लान को किसने रोका? किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने नहीं, आईएसआई ने भी नहीं, गलत, दाऊद के गार्ड्स ने नहीं। इंडिया के एलिज्ड सीक्रेट प्लान को ख़त्म होने में मुंबई पुलिस के एक अरेस्ट से कहानी शुरू होती है। तो क्या दाऊद इब्राहिम वाकई दुबई से ज़िंदा वापस आ जाता? मैं डी कंपनी से कैसे लीड और क्यों कर रहा था, और एफबीआई ने मुझे इस नेटवर्क के अंदर क्यों यूज़ किया? बाद में थ्योरीज बनती हैं कि बॉम्बे पुलिस के अंदर दाऊद के जो जानने वाले हैं या लॉयल हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को जानबूझकर जो है वो तबाह बर्बाद किया या सैबोटाज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम रिसेप्शन में अपीयर ही नहीं हुए थे, और विकी मल्होत्रा और फरीद नशा के लिए चैलेंज कितना बड़ा होता वहाँ से एग्जिट करने का। दाऊद सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, वो 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट, डी कंपनी, हवाला, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम और पाकिस्तान में सेंचुरी यानी पनाह लेने की वजह से और इस जुर्म की पादाश में एक सिंबल यानी जुर्म का सिंबल बन चुका है, क्राइम सिंबल बन चुका है, सिंडिकेट द डी कंपनी। अच्छा जी, एपिसोड 2 द रियल डी डे, अजीत डोवल वर्सेस आईएसआई, हाउ मुंबई पुलिस एक्सीडेंटली स्टॉप अजीत डोवल्स मास्टर प्लान। सन 2005 दुबई का ग्रैंड हायत होटल, मौका था दाऊद इब्राहिम की बेटी मार्फ का रिसेप्शन, और जिसकी शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के साहबजादे जुनैद से तय पाई थी। अब इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे उसे बरसों से इंतज़ार हुआ था। एक फिक्स डेट, एक नॉन सिटी, एक इंटरनेशनल होटल और एक फैमिली मैन जिसे दाऊद शायद इग्नोर न कर सके। पब्लिक रिपोर्टिंग के मुताबिक अजीत डोवल से जुड़ा हुआ एक कोवर्ट प्लान तैयार हुआ। ऑब्जेक्टिव था दाऊद इब्राहिम को दुबई में एलिमिनेट करने का, कत्ल करने का, यानी दाऊद इब्राहिम को जान से मारने का, और उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया छोटा राजन के आदमियों का। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट और दुबई अरेंजमेंट पर काम हो रहा था। ऑपरेशन बोल्ड था, डिनाइबल था, लेकिन टीम दुबई पहुंचने से पहले ही मिशन कोलैप्स हो गया। और जानते हैं इस प्लान को किसने रोका? किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने नहीं, आईएसआई ने भी नहीं, गलत, दाऊद के गार्ड्स ने नहीं। इंडिया के एलिज्ड सीक्रेट प्लान को ख़त्म होने में मुंबई पुलिस के एक अरेस्ट से कहानी शुरू होती है। जी, मुंबई पुलिस एक एजेंसी जिस आदमी को अपना सीक्रेट एसेट समझती थी, दूसरी एजेंसी उसे वो वांटेड गैंगस्टर समझती थी। उनके लिए था वो समझती, कहती वो था। क्यों, कैसे, और वो अरेस्ट ना होता तो क्या दाऊद इब्राहिम वाकई दुबई से ज़िंदा वापस आ जाता? आज हम खोलेंगे द रियल डी डे। पिछले एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं डी कंपनी से कैसे लीड और क्यों कर रहा था, और एफबीआई ने मुझे इस नेटवर्क के अंदर क्यों यूज़ किया, और मैंने मेरा एक्सेस किस लेवल का था। आज मैं वो बैकग्राउंड रिपीट नहीं करूँगा। आज मैं उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके डी कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल फाइल में से एक का पोस्टमार्टम करूँगा। आप में से बहुत से लोगों ने बॉलीवुड की फिल्म देखी होगी डी डे। उस फिल्म में रॉ ऑफिसर उस दाऊद से लुक अलाइक एक जैसे शक्ल वाला आदमी टारगेट तक पहुंचते हैं और उससे पकड़ते हैं, और मिशन को एक ड्रामेटिक एंडिंग मिल जाती है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन यहाँ कर लेते हैं कि यूट्यूब पर लोग हर इंडियन कोवर्ट एक्शन को रॉ ऑपरेशन कह देते हैं। मतलब नॉर्मल बात करो कि जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं या जिनका ब्रेड एंड बटर ही है, उनका काम ये है, या रिसर्च जर्नलिस्ट हैं, तो वो नॉर्मली इसको खामखा रॉ का ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग जो कि रॉ का मुखफ़फ़ है, एक ही एजेंसी नहीं है, ये दो अलग चीज़ें हैं। अजीत डोवल का प्रोफेशनल बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के साथ है। बात को समझिए यहाँ पर। डोमेस्टिक प्लानिंग, क्रिमिनल एसेट्स की सिलेक्शन और छोटा रांझन नेटवर्क की हैंडलिंग भी आईबी की साइड से ही हुई थी।
बात समझिए, इसका मतलब अजीत डोवल जो रोल प्ले कर रहे थे। इसीलिए मेरा प्रोफेशनल असेसमेंट ये है कि रॉ का ओनली जो है ये रॉ ओनली मिशन नहीं था, क्योंकि अजीत डोवल मिशन है तो फिर ये आईबी लीड ऑपरेशन, और आईबी लीड ऑपरेशन है तो इसमें रॉ का सपोर्ट ज़रूर है डोवल ऑपरेशन, I'm not gonna deny it, लेकिन आईबी की जो प्लानिंग है और डोमेस्टिक हैंडलिंग का सेंट्रल इंजन है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। और रॉ का काम एक जो लॉजिकल रोल, दुबई जैसे फॉरेन थिएटर है, अब एक फॉरेन जगह है, वो लॉजिकली दैट्स रॉ। द सेम वे जैसे एफबीआई और सीआईए होती है, अगर एफबीआई ने ऑपरेट करना है ओवरसीज कहीं पर तो वो हैव टू बी अंडर सीआईए। तो इसी तरह से ये जो रॉ की यूरिडिक्शन है, दिस इज नॉट समथिंग एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि रॉ का जो लॉजिकल रोल इसलिए कि वो फॉरेन थिएटर, एक फॉरेन मुल्क है, और वहाँ पे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, ट्रैवल का फैसिलिटेशन, ऑपरेशन सपोर्ट, सारी चीज़ें ये सब आती हैं। अब सवाल यह है कि इंडियन कमांडोज के बजाय छोटा राजन के वांटेड क्रिमिनल को क्यों भेजा गया, दिस इज द क्वेश्चन। एंड द जवाब उसका बहुत आसान, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी अंग्रेज़ी में, और उसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा यह है कि शक की गुंजाइश या नफ़ी का सीगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, क्यों हम इसको मना कर, क्यों शक की गुंजाइश कैसे पैदा होती है। अगर दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई इंटेलिजेंस वाले अगर कोई हमला करते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो क्या करेगा, पहली चीज़ ये होगी कि उन पर इल्ज़ाम होगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर उन्हें, अरे पकड़े गए, छोटे राजन के आदमी थे, पुरानी दुश्मनी है ये तो, और भी पहले थाईलैंड में हो चुका है एक एपिसोड, इंडिया में ये एपिसोड हो चुका है, थाईलैंड में एपिसोड हो चुका है, ये एपिसोड एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। सो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर सर्विंग इंडियन ऑफिसर दुबई में पकड़े जाते हैं तो ये इंडिया और यूएई के दरमियान एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन जाता है। लेकिन अगर छोटा राजन के गैंगस्टर और दाऊद के पे अटैक करते हैं तो उस दुनिया में नहीं, इंटेलिजेंस की दुनिया में, ऑपरेशन में, दे नॉट गोना थिंक ऑफ एनीथिंग। वो समझेंगे कि ये गैंग वॉर है, अंडरवर्ल्ड डिनाइबिलिटी, उसको मनाया करेंगे। और दाऊद और छोटा राजन की जो राइवरी है वो बहुत पुरानी, तो स्टेट ऑब्जेक्टिव को क्रिमिनल फेस मिल जाता है। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये सिर्फ अजीत डोवल या वर्सेस दाऊद की स्टोरी नहीं थी। दाऊद टारगेट ज़रूर था, असल जो मुकाबला या असल जो ये कह लीजिए जो शो है वो है अजीत डोवल, आईबी, रॉ वर्सेस आईएसआई। ये असल कहानी है, असल मैच है ये दो का। दाऊद नहीं, सिर्फ जिद, नाम या बहाना, असल जिन्होंने पनाह दी। एसेट सेलेक्ट हो चुके थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट और दुबई अरेंजमेंट पर काम चल रहा था। फिर अचानक मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंचती है और विकी मल्होत्रा को अरेस्ट कर लेती है। मिशन बैटलफील्ड तक पहुंचने से पहले ही बूम ख़त्म हो जाता है। बाद में थ्योरीज बनती हैं कि बॉम्बे पुलिस के अंदर दाऊद के जो जानने वाले हैं या लॉयल हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को जानबूझकर जो है वो तबाह बर्बाद किया या सैबोटाज किया। ये बात बहुत ज़्यादा दरगेज किया। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर हैं, मीरा भरवंकर का नाम है शायद, मीरा भरवंकर नाम है, ठीक है, मीरा भरवंकर आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि बम्बई क्राइम ब्रांच को सीक्रेट इंटेलिजेंस प्लान का इल्म ही नहीं था। उनके नज़दीक, यानी वो जो है वो गोस्ट चेस कर रहे थे, उनके ऑफिसर जो थे विकी मल्होत्रा को एक कोवर्ट अरेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक वांटेड गैंगस्टर था। उनको नहीं पता था कि ये कोवर्ट ऑपरेटिव है, और वो तो एक वांटेड गैंगस्टर को अरेस्ट करने गए थे और वो अपना पुलिस ऑपरेशन करते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिट्रेयल था, लेकिन क्या ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का मैसिव फेलियर हो सकता है? जवाब जी। एक एजेंसी ने क्रिमिनल को सीक्रेट वेपन बनाया, दूसरी एजेंसी ने उस क्रिमिनल को, यानी उसके जो पेंडिंग चार्जेस हैं, ये केसेस, उसमें अरेस्ट कर लिया। ये होता है ऑपरेशन एनिमी से बाद में और अपने सिस्टम से पहले मर गया, हार गया, ख़त्म हो गया। लेकिन एक सेकंड के लिए फ़र्ज़ कर लें कि अरेस्ट नहीं होता, बिल फर्ज माल, जस्ट इमेजिन देयर इज़ नो अरेस्ट, तो टीम दुबई पहुंच जाती, और लेकिन टीम अगर दुबई पहुंच जाती, क्या मिशन सक्सेसफुल होता? मेरा असेसमेंट ये कहता है कि चांसेस बहुत कम थे, वेरी वेरी रेयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेपन नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टारगेट कंफर्मेशन का। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम रिसेप्शन में अपीयर ही नहीं हुए थे। रिपोर्ट ये थी कि जो इवेंट के रिमोट कैमराज हैं वो दाऊद इब्राहिम के पास, उनके पास डायरेक्ट फीड मौजूद थी, और उनके पास एक टेलीफोन लाइन जो कि ओपन लाइन मौजूद थी, जिससे वो इंटैक्ट कम्युनिकेशन में थे ब्राइड एंड ग्रूम और वो क्लोज फैमिली के साथ। वेन्यू अब कंफर्म था, लेकिन टारगेट की फिजिकल प्रेजेंस कंफर्म नहीं थी। दिस इज द फैक्ट, इसमें दो राय नहीं है।
और अगर दाऊद होटल में था ही नहीं तो आर्म शूटर्स एक इंटरनेशनल होटल के अंदर मिशन एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी बन जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने शूटर्स भेज दिए, अब वो होटल में बैठे हुए हैं या अंदर या बाहर या कहीं भी इंतज़ार कर रहे हैं, हर घंटा, एवरी आवर, इट्स अ लाइबिलिटी। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू। दुबई में कवर्ट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, कोई आसान काम नहीं। वी टॉकिंग अबाउट, ये पाकिस्तान या कराची की बात नहीं हो रही, दुबई की बात हो रही है। वहाँ कैमरे चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। अच्छा, इसका रियल टेस्ट 5 साल के बाद नज़र आया। 2010 में एक हाईली ट्रेंड इंटरनेशनल टीम, जिसने दुबई पुलिस और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक मुसाद की एक टीम थी, और वो एक असैसन करने आए थे हमास के ऑफिशियल को। उनका नाम था महमूद अल मबूह। उन तक पहुँची। अच्छा, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था वो उन्होंने अचीव कर लिया, बिल्कुल अचीव कर लिया, टारगेट मर गया। लेकिन टीम दुबई से निकल भी गई ईजिली, एग्जिट आउट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ऑपरेशन गायब नहीं हुआ, वैनिश नहीं हुआ। उसकी वजह थी, वजह यह है कि दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को, होटल रिकॉर्ड्स, इमिग्रेशन डाटा, ट्रैवल पैटर्न्स और पासपोर्ट के आइडेंटिटीज जो थी, वो उससे पूरी टीम की हर मूवमेंट को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। उन्होंने पूरी टीम की रिवर्स, यानी जहाँ से वो शुरू होना चाहिए, जहाँ से एंड था वहाँ से पीछे ले गए। रिवर्स इंजीनियरिंग उसको कहते हैं कि उन्होंने डाटा कंपाइल करने के बाद उन्होंने रिवर्स सीन बना लिया। सो दे एग्जैक्टली न्यू कि ये कौन क्या कहाँ से आया। मिशन कंप्लीट हो गया, मगर कवर क्लैप्स हो गया। प्रॉब्लम, अब इसी इन्वायरमेंट में 2 वांटेड गैंगस्टर को रखें, सेम सिनेरियो आप रखिए, यानी आप यानी जो छोटा रांझन के शूटर, इसी सिनेरियो में आप उनको कंपेयर कर लीजिए। दिस इज द मैटर। उनके पास एक अनकन्फर्म टारगेट है। व्हाई डिड आई से अनकन्फर्म? यू हैव टू पे अटेंशन। एक हेवीली मॉनिटर्ड इंटरनेशनल होटल है, फॉरेन ट्रैवल ट्रेन, मतलब आपको पता है कि वहाँ ओनली दुबई से लोग नहीं आए हुए, कतर, करीबी ममालिक से और जगह से बहुत लोग आए हुए। एग्जीक्यूशन के बाद स्केप का प्रॉब्लम है, आप वहाँ से निकलोगे कैसे? और यूएई की यानी सॉवरेनिटी और डिप्लोमेटिक रिस्क, आई मीन आप कैन यू थिंक इंडिया कैन अफोर्ड टू डू दैट? और एक अगर प्रोफेशनल इंटरनेशनल टीम को भी आप आपका पूरी तरह फिंगरप्रिंट ना भी मिलता हो, तो विकी मल्होत्रा, अब आप नाम ही सुनिए यार, ये आई मीन इफ यू लिसन टू दैट, फरीद तनाशा, उनके लिए चैलेंज कितना बड़ा है ये। आई मीन यू थिंक कि वो आसानी से दे कैन वॉक आवर दिस? यही इस ऑपरेशन का असल सवाल है। सो एग्जीक्यूशन के बाद स्केप का प्रॉब्लम है, और यूएई सॉवरेनिटी डिप्लोमेटिक रिस्क है। अगर प्रोफेशनल इंटरनेशनल टीम, यानी अगर आप उसको भी यूज़ करते हो, वो फिंगरप्रिंट पूरी तरह नहीं मिटा सकती, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। हमने देख लिया कि व्हाट हैपेंड टू इजरायली टीम। और विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा के लिए चैलेंज कितना बड़ा होता वहाँ से एग्जिट करने का। यानी इस ऑपरेशन का असल सवाल ये है कि अब इस फाइल को लेयर बाय लेयर खोलते हैं और हम इस ऑपरेशन को साथ में समझते हैं। अब वायरल हैदान से नीचे उतर के ऑपरेशन की असल वजह समझते हैं। इंडिया के लिए दाऊद इब्राहिम की इंपॉर्टेंस क्या थी? दैट्स द क्वेश्चन। दाऊद सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, वो 1993 के बॉम्बे बम, डी कंपनी, हवाला, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम और पाकिस्तान में सेंचुरी यानी पनाह लेने की वजह से और इस जुर्म की पादाश में एक सिंबल, यानी जुर्म का सिंबल बन चुका है, क्राइम सिंबल बन चुका है, सिंडिकेट, द डी कंपनी। किसी मुल्क का मोस्ट वांटेड टारगेट अगर 1-2 साल नहीं, यानी एक मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अगर दहाइयों तक 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, तो वो सिर्फ फिर उसके बाद एक फ्यूजिटिव यानी भागा हुआ मुजरिम नहीं रहता। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशनल एम्बैरेसमेंट बन जाती है कि भाई 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हाथ ही नहीं आ रहा, क्या कर रहा है निज़ाम, इतना बड़ा आपका निज़ाम है, वाई इज नॉट कैचिंग, वाई यू गाइस नॉट कैचिंग इट। वो पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू होता है। हर एजेंसी जो मुताल्लिक़ एजेंसी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है, पब्लिक इमेजिनेशन में मिथ आना शुरू हो जाती है, किस्से मशहूर होते हैं, वो जल परी है, छलावा है, ओ जी उसने तो मात दे दी है ना सर, ये खूबसूरत किस्से आना शुरू हो जाते हैं। और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए अनफिनिश्ड एक फाइल बनी और वो बढ़ती रहती है जिसके आपको कंपाइल करना पड़ता है। जिद्दो ऐसी सोच के लिए जिस तरह मैंने उनको समझा है, उनके लिए दाऊद का मसला सिर्फ एक क्रिमिनल जस्टिस का मसला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएशन का मसला भी है। इंडिया का नैरेटिव ये रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में सिर्फ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक यहाँ पर स्ट्राइक करता है, शरारतें करता है,
इसीलिए इस स्टोरी में अजीत डोवल वर्सेस दाऊद तक लिमिटेड नहीं कहना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। दाऊद सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है। रियल कंटेंट जो है वो वही आईएसआई वर्सेस रॉ या अजीत डोवल वर्सेस आईएसआई। अगर इसको इसी तरह से लिया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। अगर टारगेट एक आम क्रिमिनल हो तो आप उसका एड्रेस ढूंढते हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ राइट। और अगर टारगेट एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क के अंदर हो तो फिर क्या होगा, आप उसको सिस्टम ढूंढना पड़ता है। वेयर इज़ द सिस्टम, उसका कहाँ सेटअप है, क्योंकि उसके लिए घर अरेंज करना पड़ता है। क्यों घर अरेंज करना पड़ेगा? उसको उसकी मूवमेंट कंट्रोल कौन उसकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, कौन उसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाता है, कौन उसकी फैमिली को सेपरेट राउट से मूव करता है, कौन डॉक्टर, बिजनेसमैन, कोरियर रिलेटिव जरिए एक्सेस देता है, कौन है जो उनको मोबाइल एक्सेस देता है, कौन है जो उनको कम्युनिकेशन और सेफ पैसेज एक्सेस देता है। देयर हैव टू बी समबडी, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्लान इन्फॉर्मेशन के दरमियान एक कर्टन बंधा है। ऐसी टारगेट को बुलेट से पहले सोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी से पहले इनसाइडर चाहिए, सर्वेलेंस से पहले पेनिट्रेशन चाहिए। मैंने डी कंपनी को सिर्फ न्यूज़पेपर और हेडलाइन से नहीं देखा। मैं पिछले एपिसोड में अपने एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो वो आप देखिएगा, और वो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा वाकई। वरना अगर आप ये सुनेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे उसको सुने बगैर। आज जितना याद रखें कि इस नेटवर्क में लोकेशन खुद एक कमोडिटी थी। सही लोकेशन पावर थी, गलत लोकेशन प्रोटेक्शन थी, रूमर सिक्योरिटी का हिस्सा था। एक सोर्स कराची का नाम देता है, दूसरा दुबई का, तीसरा हेल्थ क्राइसिस की खबर फैला देता है, मिस इन्फॉर्मेशन, चारों तरफ केओस, और चौथा फैमिली इवेंट का सिग्नल दे देता है कि भाई एक फैमिली इवेंट हो रहा है, वहाँ पे आना है। प्लानर का मसला जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं होता। प्लानर का मसला ये होता है कि किस इन्फॉर्मेशन पर जान देनी है, किस इन्फॉर्मेशन पे जान ज़ाया हो सकती है, किस इन्फॉर्मेशन पे डिप्लोमेसी करनी है, कहाँ पर स्टेट की क्रेडिबिलिटी लाइन पे लगानी है, कहाँ पर किस एक्शन को परफॉर्म करना है, ये काम होता है प्लानर का। इसीलिए डॉलर की वेयरिंग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, वाई दुबई? द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स एंड दिस शुड बी द हाईलाइट। दुबई, हस्बैंड वाइफ दोनों, दूल्हा वाले दुल्हन वाले दोनों कराची से हैं। दूल्हा का ख़ानदान, दुल्हन का ख़ानदान, वो भी कराची में है। शादी दुबई में क्यों हुई? आज तक किसी ने इस सवाल का मेरा नहीं ख्याल का जवाब दिया कि वो शादी दुबई में क्यों हुई। अभी नहीं, आखिर में। प्लानर का मसला ये होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को जब वो जान लेता है तो फिर उसको पता है कि कहाँ कितना रिस्क लेना है। आई थिंक आई टोल्ड यू दैट। सो अब मसला ये है कि यहाँ डॉटर की जो वेडिंग है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि फैमिली इमोशन और सिक्योरिटी डिसिप्लिन को तोड़ सकता था। उन्होंने कहा कि यार इतना हसास मामला है, बड़े भाई दाऊद भाई फैमिली है, और वो ही इज़ नॉट गोना हेजिटेट, बोलेंगे यार ऐसी की तैसी। लेकिन एक बाप अपनी बेटी की शायद शादी किसी हाल में भी मिस नहीं करेगा, नो वे राइट।